ये जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है आपको, ये बर्म है, ठीक है। ये कहाँ का बर्म है? ये हमारे स्पॉइल बैंक का बर्म है, डंप यार्ड का बर्म है। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि बर्म कहाँ कहाँ होता है। ये हमारे डंप यार्ड में होता है और बेंचेस में होता है, ठीक है। बेंचेस में देखते हैं कि ये देखिए, बेंच के किनारे में बना होता है बर्म। सब कुछ ही जानेंगे इसके बारे में आज हम। ठीक है, तो बर्म आपने देख लिया। बेंच के किनारे में हम बर्म को बनाते हैं। क्या डायमेंशंस होती है हम देखेंगे। अभी भी लोग आ ही रहे हैं, चलिए पढ़ाते रहते हैं, लोग आते रहेंगे। तो बर्म के बारे में जानते हैं, ठीक है। बर्म क्या होती है, ये लिखावट से नहीं, हम डायरेक्ट फिगर से ही देखते हैं, ठीक है। फिगर से जानेंगे, अच्छी अच्छी तरीके से समझ में आएगी, बाद में हम लिखावट भी देख लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा बर्म, इसका काम क्या है कि ये जो डंपर हमारा है इसे टॉपल डाउन ना होने देना, ठीक है। ये इस साइड में टॉपल डाउन ना हो जाए, पलट ना जाए। टॉपल मतलब पलटना, ठीक है, पलट ना जाए। इसलिए हम बर्म को बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हम बर्म को बनाते हैं। बर्म का डायमेंशंस क्या होता है, ठीक है? वर्म का यहाँ दिख रहा होगा कि टॉप का कुछ विड्थ होगा, ठीक है। टॉप का कुछ विड्थ है, उसके बाद बॉटम का विड्थ है, ठीक है। बॉटम का विड्थ है, टॉप का विड्थ हो गया, बॉटम का विड्थ हो गया। तो क्या विड्थ होता है, क्या डायमेंशंस होती है इसकी, हम देखते हैं। तो जो टॉप का इसका विड्थ होता है वो हमारा 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉट लेस देन 30 सेंटीमीटर, लेस देन का साइन है, नॉट लेस देन 30 सेंटीमीटर। टॉप विड्थ, टॉप की जो विड्थ हमारी होगी वो नॉट लेस देन 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से होगी। ये जो दिखाया गया ट्रायंगुलर टाइप से कर दिया, पीक जो इसका ट्रायंगुलर कर दिया वो नहीं होगा, ये इस तरह का नहीं होगा जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। ये नहीं होगा, इस तरह से होगा, ये सब फ्लैट रहता है ऊपर में। तो 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी, जो टॉप की विड्थ होगी हमारी वो 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी, ठीक है। बॉटम की विड्थ के बारे में क्या बोला गया है, बॉटम का विड्थ हमारा बोला गया कि एंगल ऑफ रिपोज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बॉटम का विड्थ क्या बोला गया, एंगल ऑफ रिपोज पर डिपेंड करेगा। तो एंगल ऑफ रिपोज पर डिपेंड करेगा, तो आपको समझ में नहीं आ रही हुई कि क्या होगा, बॉटम का विड्थ क्या रखेंगे। एंगल ऑफ रिपोज तो समझ में आता है कि एंगल ऑफ रिपोज तो होता है कि कोई भी मटेरियल एक एंगल पर जब वो ढुलना शुरू हो जाता है, ढलना शुरू हो जाता है या लुढ़कना शुरू हो जाता है, ठीक है। लुढ़कना शुरू हो जाता है तो उसे हम उस मटेरियल का एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, ठीक है। उस मटेरियल का हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम कॉपी पर एक अगर पत्थर का टुकड़ा रख देते हैं और उसे हम धीरे धीरे इंक्लाइन करते जाते हैं, मतलब उठाते जाते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो पत्थर गिरना शुरू हो जाएगा, तो वो एंगल जो होगा वो उसका एंगल ऑफ रिपोज होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इस जो मटेरियल यहाँ पे डंप की गई है, ठीक है, जो मटेरियल यहाँ पे डंप की गई है, पत्थर है यहाँ पे, फिर लग रहा है टॉप सोयल भी है, मतलब सेल है, टॉप सोयल है, सैंडस्टोन, तीनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ डंप की गई है यहाँ पर जो मटेरियल है, तो मान लीजिए इसका एंगल ऑफ रिपोज कितना है, मान लेते हैं 25 डिग्री है, ठीक है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 25 डिग्री है। तो 25 डिग्री है, इसका मतलब कि समझते जाइएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा सब कुछ चीज़ें, ठीक है। अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएगी, बस समझते जाइएगा। जैसे कि हमारा बोल दिया गया 25 डिग्री क्या है, हमारा एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है। टॉप का विड्थ तो हमें पता ही है, टॉप का विड्थ क्या होगा, 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 40 सेंटीमीटर रखिए, 50 रखिए, 1 मीटर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 30 सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर से जो विड्थ होगी, चौड़ाई जो होगी वो कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 30 सेंटीमीटर से चौड़ाई कम नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ चौड़ाई रखा 30 सेंटीमीटर, सही है। और नीचे का जो विड्थ है, अब वो डिसाइड करना है कि कितना रखना है हमें, ठीक है। तो हमें हमें पता चला कि जो मटेरियल जो यहाँ डंप हो रही है उस मटेरियल की एंगल ऑफ रिपोज 25 डिग्री है, ठीक है। तो समझने की बात है कि 30 सेंटीमीटर जो अगर हम रखें हैं, सपोज 30 सेंटीमीटर रखें,
30 सेंटीमीटर रखे तो 30 सेंटीमीटर तो ऊपर का जब 30 सेंटीमीटर है, ऊपर से नीचे तक टोटल 30 सेंटीमीटर, तो ये तो इसको सपोर्ट कर लेगा, इसकी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका तो कोई बात नहीं, सपोर्ट कर लेगा इसको। लेकिन जो साइड वाला जो मटेरियल रखेंगे वो कितना पर रखेंगे कि वो ढले नहीं, तो वो उसका उसका जवाब आएगा 25 डिग्री से, कि 25 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 25 डिग्री कैसे हम पता करते हैं? सीधा सीधी हम 30 सेंटीमीटर पहले मोटा कर दिए इसे हम। ठीक है, उसके बाद 25 डिग्री यहाँ से मेजर कर लेंगे हम इसको। ठीक है, यहाँ से हम 25 डिग्री मेजर कर लिए। यहाँ से ये तो 30 सेंटीमीटर हमने रखा, फिर यहाँ से 25 डिग्री मेजर कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हमारा रहा ये हमारा 25 डिग्री हो गया। तब जहां तक जाएगा 25 डिग्री है तो कम फैला, 25 डिग्री है तो थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा मीन्स फैल रहा है यहाँ पर। ठीक है, 25 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज है तो ज़्यादा विड्थ हो गया। अगर मान लीजिए 45 डिग्री रहता तो कम विड्थ होता। इसका विड्थ जो अभी 25 डिग्री में है, इसका विड्थ है थोड़ा सा फैला हुआ है, फ्लैटर है। ठीक ना, वो एंगल थोड़ा फ्लैटर है। और अगर 45 डिग्री रहता तो यही वाला एंगल सिकुड़ जाता, ऐसा हो जाता। ठीक है, ये तो ऊपर का विड्थ हम रखेंगे ही। ठीक है, मान लीजिए 30 ही रखें उसको। 45 अगर होता तो सिकुड़ा हुआ रहता, ऐसे रहता, थोड़ा स्टीपर रहता। तो उस समय में क्या होता है, इसका जो बेस का जो विड्थ है वो कम होता। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा है तो विड्थ कम रहेगा। ऑब्वियस सा बात है कि एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ढाल भी करेंगे तो वो गिरेगा नहीं। तो बेस का विड्थ कम रखेंगे तो चलेगा मेरा, वो यहाँ हमें दिख भी रहा है। ठीक ना, वो हमें यहाँ इस फिगर से जो हमारा बोला गया है कि एंगल ऑफ रिपोज बेस बेस का जो मेरा विड्थ रहेगा वो एंगल ऑफ रिपोज पर डिपेंड करेगा, वो हमें यहाँ से दिख भी रहा है। 25 डिग्री फ्लैटर एंगल है। ठीक है, वो फ्लैटर है तो वो थोड़ा वो फ्लैट में जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री हमारा स्टीपर एंगल है, तो स्टीपर एंगल है तो ज़्यादा दूर जाएगा नहीं। ठीक है, ये जो हमारा एंगल है ये मान लीजिए 45 डिग्री है। एंगल ऑफ रिपोज इस मटेरियल के केस में 45 डिग्री था, तो हमने बर्म को क्या किया कि 45 डिग्री पर रखा। तो 45 डिग्री जब हमने रखा तो उसका डिस्टेंस जो हुआ वो कम हो गया, उसका मतलब बेस का विड्थ कम रह गया। टॉप का विड्थ से तो कम नहीं होगा, क्योंकि टॉप का विड्थ तो हम डिसाइडेड है, यहाँ हम रख दिए कि 30, मतलब कि बोल रहे डिसाइडेड है 30 सेंटीमीटर से कम नहीं रहना चाहिए। तो हमने मान लिया चलिए 30 सेंटीमीटर से कम नहीं रहना चाहिए, तो 30 सेंटीमीटर रखते हैं। इक्वल टू 30 सेंटीमीटर तो रख सकते हैं, 35 भी रख सकते हैं, सिर्फ 29 नहीं रख सकते हैं, 28 नहीं रख सकते, 25 नहीं रख सकते। ठीक है, 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा टॉप की विड्थ रख सकते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ से कि 30 सेंटीमीटर जब टॉप की विड्थ है तो बॉटम की विड्थ तो उससे ज़्यादा ही है। ठीक है, तो कितना कितना ज़्यादा है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो हमारा डिपेंड करेगा एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर। ठीक है, और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है ये हमने जान लिया, और एंगल ऑफ रिपोज का एग्जांपल भी ले लिया कि इस केस में हमने लिया था 25 डिग्री। तो 25 डिग्री फ्लैटर एंगल है, वो थोड़ा सा फ्लैट थोड़ा चौड़ा गया, तो एंगल ऑफ रिपोज कम रहेगा तो चौड़ाई हमें बढ़ानी पड़ेगी। एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा रहेगा तो कम चौड़ाई में भी काम चल जाएगा। ठीक है, कोई अगर मटेरियल है जैसे स्टिकी मटेरियल है, ठीक है, उसे आपने कॉपी पर रखा और इंक्लाइन करते गए उसे हम, तो वो गिर नहीं रहा। ज़्यादा हम इंक्लाइन करेंगे तब हो सके गिरेगा तो गिरेगा, तो ज़्यादा इंक्लाइन पर गिरेगा तो क्या ज़रूरत है, हम अगर इसका बेस का विड्थ अगर कम भी रखेंगे तो चलेगा। सर हाइट ऑफ टायर ऑफ डंपर पे भी डिपेंड करता है क्या बात? सब बताएंगे, सब बताएंगे। पहले एक चीज़ कंसेप्ट तो समझ लीजिए, ये कंसेप्ट भी तो जरूरी था ना। बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है कि सर, तो लोग पूछते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज पर डिपेंड तो करेगा सर, लेकिन कि क्या डिस्टेंस रखेंगे। तो इसका डाउट, ये जो डाउट था इसको इसको क्लियर करना जरूरी था। ठीक है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि सर उसका विड्थ कब ज़्यादा रखेंगे कब कम रखेंगे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जब एंगल ऑफ रिपोज कम रहेगा तो उसका विड्थ को, नीचे का विड्थ हम ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कम अगर टिल्ट करेंगे तो ही वो गिरना शुरू हो जाएगा, ढलना शुरू हो जाएगा मटेरियल। ठीक है, और एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा है इसका मतलब थोड़ा सा ज़्यादा भी इसको इंक्लाइन करके रखेंगे तब भी वो गिरेगा नहीं। ठीक है, तो उस समय हमारा जो बेस का जो विड्थ होगा बर्म का वो कम होगा। चलिए ये समझ में आ गई। अब दूसरा पैरा समझ में आया कि नहीं, कुछ मैसेज के थ्रू बता दीजिए कुछ, तो हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं फिर। या कुछ डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, मैसेज के थ्रू पूछिए। चलिए ठीक है। तो बर्म के बारे में हमने एंगल ऑफ रिपोज के सेंस से जान लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डायमेंशंस क्या होती है। ठीक है, देखते हैं इसकी डायमेंशंस क्या होती है। हाइट देखते हैं इसके। ठीक है, हाइट हाइट पर विवाद बहुत ज़्यादा है। क्या आया था क्वेश्चन, थोड़ा देखते हैं चैट में क्या लिखा इन्होंने।
हाँ, एंगल ऑफ रिपोज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। यस, सबके लिए सेम थोड़े ना हो सकता, ठीक है, सबके लिए सेम नहीं होगा। स्टिकी मटेरियल है तो अलग है, ज़्यादा वेट वाला मटेरियल है तो वही उसका भी अलग होगा। जो लाइट मटेरियल है, पोरस है, वो जल्दी ढुल के गिर जाएगा, ठीक है। तो हर मटेरियल के लिए अलग होता है, ठीक है। तो हम हाइट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, हाइट के बारे में बात कर रहे थे कि बर्म की हाइट क्या होगी, ठीक है। जो एक्टिव बर्म है, जैसे ये एक्टिव बर्म है, ये इसकी हाइट हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, रेडियस ऑफ टायर के बराबर, ठीक है। रेडियस ऑफ टायर से कम नहीं होगी। ये जो रेडियस ऑफ टायर है, यहाँ से लेते हैं रेडियस ऑफ टायर, ठीक है। और तो इससे रेडियस ऑफ टायर से कम नहीं होगी, नॉट लेस देन रेडियस ऑफ टायर, रेडियस ऑफ टायर, ठीक है। जो डंपिंग डंपिंग डंपर है, जब वो डंप करेगी तो वो उसका जो टायर होगा उससे कम हमारा बर्म का हाइट नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा रहेगा कम नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमने टॉप डायमेंशन के बारे में बात किया कि 30 सेंटीमीटर में कभी भी कम नहीं रहेगा टॉप विड्थ जो उसका रहेगा। बॉटम विड्थ डिपेंड करेगा हमारा एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर, ठीक है। और जो हमारा हाइट होगा बर्म का, वो हमारा डिपेंड करेगा डंपिंग डंपर जो रहेगा उसका जो टायर होगा उसका रेडियस से कम नहीं होगा, ठीक है। इक्वल हो सकता है, ज़्यादा होगा कम नहीं होगा, ठीक है। तो हमने सब कुछ बर्म के बारे में जान लिया, ठीक है, उसके मटेरियल के बारे में जान लिया, उसका रिपोज एंगल ऑफ रिपोज के बारे में जाना, विड्थ के बारे में जाना, टॉप विड्थ के बारे में, बॉटम विड्थ के बारे में जाना, उसका हाइट क्या होता है इसके बारे में भी हमने जान लिया, ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया कि बेंचेस पे होता है, ठीक है, बेंचेस पे होता है, और कहाँ होता है, और हमारा डंप यार्ड में होता है। जो डीजीएमएस सर्कुलर लिखा हुआ है वो हमारा है टायर के बराबर, ठीक है, टायर के बराबर। और जो एनसीएल में पूछा था लगभग 2018 में, और उसने डायमीटर लिया था, तो शायद उसका उसका ऑप्शन को फिर करेक्ट किया गया था, या बोनस मार्किंग या कुछ हुआ था उसका, ठीक है। तो जो हम लेंगे वो डायमीटर ऑफ टायर, मतलब डायमीटर ऑफ टायर नहीं लेंगे, पैरापिट वॉल होता है हमारा, डायमीटर ऑफ टायर के बराबर हमारा पैरापिट वॉल होता है, ठीक है। जो हॉल रोड के अलोंग होता है, जो बेंच के अलोंग होता है, या फिर जो डंप यार्ड के अलोंग होता है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बर्म बोलते हैं, BERM बर्म। और इसका जो हाइट होता है वो रेडियस के बराबर या रेडियस से ज़्यादा होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसके बारे में क्लियरिटी आ गई। अब क्या, अब जो लिखा हुआ है उसे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, व्हाट इज बर्म, वेयर आर दे कंस्ट्रक्टेड एंड व्हाट आर इट्स डायमेंशंस, ठीक है। अक्रॉस द एजेस ऑफ डंप, ठीक है, एजेस ऑफ डंप का जो एज है, एंड बेंचेस, ठीक है, बेंचेस का एज या फिर डंप का एज के किनारे बनाया जाता है, ठीक है। टू अवॉइड द डंपर फ्रॉम टॉपलिंग डाउन, ठीक है, ताकि वो टॉपल डाउन ना हो जाए, वो पलट ना जाए, ठीक है। कॉमा दिया, क्या बोला, लॉन्ग लो पाइल्स ऑफ मटेरियल, ठीक है, लंबा लो पाइल्स मतलब हिप किया हुआ मटेरियल का, पाइल्स रहता है आर डंप, ठीक है। वो उसे हम ब्रिक वॉल से नहीं बनाते हैं, उसे जो मटेरियल जो हम डंप कर रहे हैं उसी मटेरियल से डंप यार्ड में बना देते हैं, या फिर बेंच में जब हम बनाते हैं तो बेंच का ही मटेरियल को बैकहो के द्वारा हम निकलवा के वहां पर रखवा देते हैं, ठीक है। जो बेंच होती है, जैसे कि बेंच वाली देखते हैं डायग्राम हम, हाँ, ये देखिए, ये जो बेंच है, ठीक है, ये जो बेंच है, ये तो हॉल रोड है आपका, यहाँ तो पैरापिट वॉल होना चाहिए लेकिन बर्म से काम चला रहा है। तो ये वाला जो हॉल रोड के किनारे में जो स्ट्राटा है, बैकहो को लेके आता है यहाँ पे, बैकहो नीचे बकेट लेके जाता है, माल उठाता है, उठा के यहाँ पर रख देता है, ठीक है। इसी तरह करते करते बर्म को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। माइंस में जाइएगा तो देखने को मिलेगा कि बैकहो के द्वारा बर्म को मेंटेन कर दिया जाता है, ठीक है। बैकहो क्या होता है मशीनरी में जानेंगे, ठीक है। सॉवेल होता है जिसका माउथ उसका मशीन की तरफ होता है। प्लीज टेल अकॉर्डिंग टू TGMS सर्कुलर, तो सर्कुलर के अनुसार ही बता रहा हूँ, सब कुछ तो सर्कुलर के अनुसार ही बताया गया आपको, ठीक है। बर्म के बारे में जो आपको बताया गया वो सर्कुलर के अनुसार ही है, ठीक है। नेक्स्ट डायमेंशन जो है, नॉट लेस देन रेडियस ऑफ द टायर ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लाइंग इन एनी इवेंट द हाइट ऑफ द बर्म शुड नॉट बी लेस देन 1 मीटर, ठीक है। जो हाइट होगी डंपर की, जो हाइट होगी वो टायर से कम, रेडियस ऑफ टायर से कम नहीं होगी, और किसी भी इवेंट में नॉट लेस देन 1 मीटर, ठीक है। 2018 में जो डीजीए में सर्कुलर आई है उसमें बर्म के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बर्म के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जो प्रीवियस ही 2016 में जो आई है डीजीए में सर्कुलर, उसमें जो लिया हुआ डेटा उसी को हम मानेंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, चलिए सही।
हाँ, उसके बाद विड्थ जो है नॉट लेस देन 30 सेंटीमीटर एट द टॉप, एट द बॉटम द विड्थ विल डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया है, और यहाँ आपके समझने के लिए यहाँ लिखा भी गया है कि इफ ए मटेरियल हैज़ अ ग्रेटर एंगल ऑफ रिपोज, अगर मटेरियल का एंगल ऑफ रिपोज ग्रेटर है, इट मीन्स इट वॉन्ट डिफॉर्म इवन अंडर ए ग्रेटर इंक्लाइनेशन। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा इंक्लाइन भी करेंगे तब भी वो डिफॉर्म नहीं होगी। इफ दैट्स द केस, अ लेसर विड्थ एट द बॉटम ऑफ द बर्न वुड बी फाइन। अगर उस तरह का केस है तो विड्थ, जो बॉटम का जो विड्थ है वो अगर लेस भी होगा तो भी चलेगा, फाइन होगा। ठीक है, इसे हमने हिंदी में भी लिखवाया है यहाँ पे। देखिए, हिंदी में भी यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरीके से लिखा हुआ कि बर्म, डंप और बेंच के किनारे डंपर गिर ना जाए, इससे बचने के लिए लूज मटेरियल की पूरी लंबाई के साथ जो आरी, आरी मतलब पतला रास्ता जो होता है, आरी दिया जाता है, उसे हम बर्म कहते हैं। ठीक है, डायमेंशंस यहाँ पे दी गई है। ठीक है, नॉट लेस देन 30 सेंटीमीटर यहाँ पे दर्शाया भी गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दर्शाया गया है। और विड्थ इसका डिपेंड करता है बॉटम विड्थ एंगल ऑफ रिपोज पर, उस मटेरियल जिस मटेरियल से बर्म को बनाया गया है। और सही हिंदी में कुछ लिखी गई है शायद, या किसी मटेरियल का एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा इंक्लिनेशन पर भी वह मटेरियल नहीं गिरेगा, तो बेस का विड्थ कम होगा फिर भी चलेगा। सही है, ठीक है। ठीक है, बर्म के बारे में हमने देख लिया, अब आते हैं हॉल रोड के बारे में। ठीक है, बेंचेस के जितने भी फीचर्स थे हमने डिस्कस कर लिया, हाइट, विड्थ। ठीक है, रैंप रैंप वगैरह भी देख लिया था, और बर्म भी आज हमने देख लिया। अब आते हैं हम हॉल रोड में। ठीक है, हॉल रोड को देखने के बाद इसके बारे में थोड़ा सा फीचर जानने के बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हॉल रोड है। ठीक है, ये हमारा हॉल रोड है। तो हॉल रोड में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा रैंप है। ठीक है, दो इंक्लिनेशन है, मिला रहा है यहाँ पे, इसे हम रैंप रैंप कहते हैं। और ये हमारा हॉल रोड का रास्ता है, ऊपर सरफेस से आ रहा है, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, तो जो हॉल रोड होगा उसका भी कुछ विड्थ होगा। ठीक है, और क्या क्या उसका जो विड्थ का क्या क्या डायमेंशंस है, क्या क्या प्रोविजंस दी गई है हमारे स्टेचुटरी बुक्स में, उसे हम देखते हैं। और यहाँ पर जो आपको दिखाई गई है हॉल रोड के अलोंग में, ये जो बर्म दिखाई गई है, यहाँ बर्म नहीं होता है, यहाँ पैरापिट वॉल होता है। ठीक है, जो ब्रिक की बनाई जाती है। ठीक है, जो ब्रिक की बनाई जाती है, हॉल ऑल अलोंग यहाँ पे दिया जाता है। एक साइड में रहेगा, दोनों साइड में नहीं रहता है, क्योंकि उस साइड तो हाई वॉल है। ठीक है, तो जिस साइड डंपर को गिरने का खतरा रहेगा वहाँ हॉल रोड में पैरापिट वॉल दी जाएगी। ठीक है, वहाँ हॉल रोड में पैरापिट वॉल दी जाएगी। किस चीज़ की रहेगी? पैरापिट वॉल हमारी ब्रिक की होती है। ठीक है, पैरापिट वॉल हमारी ब्रिक की रहेगी। ठीक है, पैरापिट वॉल ब्रिक की। पैरापिट मीन्स क्या होता है? पैरापिट मीन्स होता है टू कवर। ठीक है, पैरापिट वॉल मीन्स होता है टू कवर। तो जो ऊपर का जिसका रहेगा वो प्लास्टर से हम कवर करके रखते हैं। ठीक है, पैरापिट वॉल, पैरापिट का मतलब ये होता है कवर। पैरापिट वॉल है, ब्रिक से बनाई जाती है। ठीक है, और इसका ऊपर प्लास्टर दिया रहता है। ठीक है, तो पैरापिट वॉल का भी हम जिक्र कर लेते हैं। बर्म का देखें तो पैरापिट वॉल भी देख लेते हैं। ठीक है, पैरापिट वॉल का क्या है? पैरापिट वॉल का जो टॉप का जो विड्थ होगा वो नॉट लेस देन 1 मीटर होगा। ठीक है, नॉट लेस देन 1 मीटर विड्थ एट द टॉप। ठीक है, टॉप की जो विड्थ होगी वो हमारा जो विड्थ होगा, जैसे जो दीवार है, दीवार होगी हमारी, तो ऊपर का जो विड्थ होगा वो 1 मीटर से कम नहीं होगा। ठीक है, 1 मीटर से ज़्यादा रखिए, लेकिन 1 मीटर से कम कम नहीं रखना है। ठीक है, 1 मीटर से कम नहीं रखना है। पैरापिट वॉल की जो विड्थ होगी वो 1 मीटर से कम नहीं होगी। ऊपर की टॉप की जो विड्थ होगी, जो टॉप की विड्थ है वो 1 मीटर से कम नहीं होगी। ठीक है, तो बॉटम की विड्थ क्या होगी? 2.5 मीटर से कम नहीं होगी। ठीक है, जो टॉप की विड्थ है वो 1 मीटर से कम नहीं होगी, और जो बॉटम की विड्थ है वो 2.5 मीटर से कम नहीं होगी। और पैरापिट वॉल किस चीज़ की बनाई जाती है? ये WT है, ये WB है। ठीक है, विड्थ एट द टॉप, विड्थ एट द बॉटम 2.5 मीटर से कम नहीं होगी। ठीक है, ज़्यादा रखिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 मीटर रखिए, लेकिन 2 मीटर नहीं रखेंगे। बॉटम को जो विड्थ रहेगा पैरापिट वॉल का वो नहीं रखेंगे। ठीक है, तो पैरापिट वॉल हम समझ गए कहाँ पर हम बनाते हैं। पैरापिट वॉल हम बनाते हैं हॉल रोड के ऑल अलोंग। ठीक है, जिधर पे डंपर का गिरने का खतरा है। ठीक है, एक साइड में आपको दिख रहा होगा हाई वॉल है,
एक साइड में दिख रहा होगा यहाँ पर खाई जैसी है, तो जिस साइड में गिरने का खतरा है उस साइड में हम पैरापिट वॉल को ऑल अलोंग बनाएंगे, ठीक है, होल अलोंग बनाएंगे। और किस चीज़ की बनाएंगे, ब्रिक वॉल के बनाएंगे, ठीक है। ऊपर में क्या करेंगे, हम प्लास्टर मार्कर्स को कवर करेंगे, क्योंकि पैरापिट का मतलब ही होता है टू कवर, ठीक है। तो ये हमने जाना पैरापिट वॉल के बारे में। इसका जो बॉटम का विड्थ 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, टॉप का विड्थ 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। किस चीज़ की बनती है, ब्रिक की बनती है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ इसलिए इम्फेसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। ये सारे डेटा डीजीएमएस सर्कुलर की है। सीएमआर के बारे में, सीएमआर में इसका कोई जिक्र, डायमेंशंस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, पैरापिट वॉल के बारे में देख लिया हमने, ठीक है। अब क्या अब हॉल रोड के बारे में देखेंगे, ठीक है। हॉल रोड के बारे में देखेंगे, यहाँ अच्छा से दिखने का, ठीक है। यहाँ पर हॉल रोड के बारे में थोड़ा देखते हैं। अच्छा, हॉल रोड आ गया, ठीक है। ये देखिए हॉल रोड है, हम समझते हैं इसको, अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। विड्थ के बारे में क्या प्रोविजन है इसका, ठीक है। विड्थ के बारे में, हॉल रोड का विड्थ के बारे में क्या प्रोविजन है। बेंच के बारे में हमने देख लिया था, ठीक है। अब विड्थ ऑफ हॉल रोड के बारे में देखेंगे। तो हॉल रोड के बारे में कहा गया है कि हॉल रोड जब भी हम बनाएंगे तो बीच में पार्टीशन देंगे, डिवाइडर, ठीक है, डिवाइडर देंगे। और ईच रोड का जो विड्थ होगा वो W+5 होगा। W क्या है यहाँ, W है आपका विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल फ्लाइंग ऑन द हॉल रोड, ठीक है। विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल, विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल फ्लाइंग ऑन द हॉल रोड, ठीक है। तो W+5 ले लिया। एक साइड की विड्थ कितनी होगी, W+5, इस साइड की भी कितनी हो जाएगी, W+5। कहा तो ये गया है, ठीक है। कहा यही गया है कि जो हमारा हॉल रोड का जो विड्थ होगा उसका बीच में हम एक स्ट्रॉन्ग डिवाइडर देंगे। डिवाइडर का कोई डायमेंशन, जो स्ट्रॉन्ग पार्टीशन दिया जाएगा यहाँ पे, जिसे डिवाइडर बोलते हैं, ठीक है। और दोनों साइड की विड्थ कितनी होगी, W+5। W क्या है यहाँ, W है विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल फ्लाइंग ऑन द हॉल रोड। इसके साथ एक कंडीशन और आता है। एक कंडीशन और क्या है, एक कंडीशन ये है कि इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, अगर यह संभव नहीं है, ठीक है। बोला तो गया है कि यही करना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन लगाया है कि इफ दिस इज नॉट प्रैक्टिकेबल, अगर यह करना संभव नहीं है, तब उस केस में विड्थ ऑफ द होल रोड क्या होगी, ठीक है। उस केस में विड्थ ऑफ द होल रोड क्या होगी, उस केस में विड्थ ऑफ द होल रोड हो जाएगी 3W+5। W यहाँ फिर से वही है, विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल फ्लाइंग ऑन द होल रोड, ठीक है। जब तक कंडीशन ये दी नहीं जाएगी, ऐसे तो कंडीशन मतलब बोला गया है कि विड्थ होगा स्ट्रॉन्ग डिवाइडर के साथ W+5 ईच साइड ऑफ द होल रोड। अगर यह कंडीशन दी हुई नहीं, अगर यह पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो होना चाहिए मेरा 3W+5, ठीक है। तो हॉल रोड के बारे में आपको क्लियर हुआ, उसका डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। दोनों ही कंडीशन हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा तो W+5 ही होना चाहिए था दोनों साइड ही, और बिटवीन में स्ट्रॉन्ग डिवाइडर के साथ। अगर वह कंडीशन प्रैक्टिकेबल नहीं है, नहीं पॉसिबल हो पा रहा, तो हम 3W+5 विड्थ रखेंगे हॉल रोड का, ठीक है। पैरापिट वॉल के बारे में समझा, ठीक है, और हॉल रोड के विड्थ के बारे में भी समझा, ठीक है। दोनों ही कंडीशन देख लिया। अब एक कंडीशन और बचती है, ठीक है। एक कंडीशन क्या बचती है, एक कंडीशन एक ये बचती है कि जब कॉर्नर आ जाए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। हॉल रोड का लास्ट कंडीशन बता रहा हूं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो डंपर हमारी चल रही है, ठीक है, जो डंपर हमारी मूव कर रही है, इसे अगर हम इससे, हाँ, 3W+5 इच साइड कहाँ से, बीच में डिवाइडर ही नहीं है, ठीक ना। बीच में तो डिवाइडर ही नहीं है ना। डिवाइडर का जब कंडीशन था तो उस समय था जब डिवाइडर नहीं है, ठीक है, तब है 3W+5। तो इसमें इच साइड कहाँ से आ गया, इच साइड जब था तो उस समय क्या था, W+5, ठीक है। चलिए, हम क्या बता रहे थे यहाँ पे कि डंपर का स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और 3 टाइम्स इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है,
तो ये जो ब्रेक मारेगा तो मान लीजिए ये 20 मीटर में जाके रुक गई, ठीक है, 20 मीटर में जाकर रुक गई। 3 गुना इसका कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। तो जब ये कर्व में है, जैसे कि अभी यहाँ आपको दिख रहा है कि ये कर्व लेने वाला है, कर्व लेने वाला है, इसको 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर विजिबल है तब तो कोई बात नहीं, ठीक है। 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर इस डंपर वाले को ऑपरेटर को विजिबल है तब तो कोई बात नहीं कर्व में। अगर 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस विजिबल नहीं है इसे, डेट इज 60 मीटर तक इसे दिख नहीं रहा है, तब हम क्या अरेंजमेंट करेंगे कर्व में, कर्व ऑफ द होल रोड। होल रोड में अगर कर्व आ जाता है तो हम क्या अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंडीशन देख लिया कि डंपर अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चलाते हैं और उससे हम ब्रेक अगर मारते हैं तो सपोज करते हैं कि वो डंपर 20 मीटर की दूरी में जाके प्रॉपर तरीके से रुक जाती है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, 20 मीटर यहाँ क्या हो गया आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस, BRAKING, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया 20 मीटर आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया। तो सर्कुलर में बोला गया डीजीएमएस सर्कुलर में कि 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस उसे विजिबल होना चाहिए कर्व में। अगर नहीं होता है तो हम क्या अरेंजमेंट करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। देखते हैं हम क्या अरेंजमेंट करते हैं उसके लिए। रफ हो गया, नेक्स्ट। अगर विजिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम वहां स्ट्रॉन्ग डिवाइडर बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिवाइडर बना दिया हमने, स्ट्रॉन्ग डिवाइडर बना दिया। और क्या करेंगे, ईच साइड का जो विड्थ होगा वो 2W+3 ईच साइड, ठीक है। इधर भी 2W+3, इससे कम नहीं होगा। W फिर यहाँ पर वही है, width of the largest vehicle plying on the whole road, ठीक है, ठीक है। तो 2W+3 twice the width of the dumper plus 3 मीटर each side of the divider, ठीक है। इस साइड भी हमारी रहेगी 2W+3, इस साइड भी हमारी रहेगी 2W+3, ठीक है। तो हॉल रोड के बारे में हो गया क्लियर, ठीक है। बर्म के बारे में क्लियर हुआ, पैरापिट वॉल के बारे में भी हमने आज पढ़ लिया। 3 कंसेप्ट देखे हमने आज, ठीक है। तीनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तीनों ही कंडीशन को हमने अच्छी तरीके से देखा, सब कुछ हॉल रोड के ऊपर बना के देख लिया कि कर्व की कंडीशन अगर है तो 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस विजिबल होनी चाहिए। अगर विजिबल नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिवाइडर बनाएंगे और डिवाइडर के साइड में जो रोड रहेगा, दोनों साइड में जो रोड रहेगा वो 2W+3 से कम नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर पॉसिबल है तो हम क्या करते हैं, हॉल रोड में W+5 रखते हैं विड्थ ईच साइड ऑफ द डिवाइडर 3 W+5 नॉर्मल केस में होगा। लेकिन अगर कंडीशन आ जाती है कि ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो हम क्या रखेंगे 3W+5, ठीक है। तो उसमें ईच साइड का कंसेप्ट नहीं आता है क्योंकि टोटल ही विड्थ है वो 3W+5, ठीक है, इफ W+5 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमने सब कुछ ही देख लिया, ब्रेकिंग डिस्टेंस पता नहीं कट उठ गया होगा तभी समझ में नहीं आया, ऐसे तो नहीं समझना कोई इशू नहीं। डब्ल्यू को वाइडेस्ट प्लाइंग मशीन या डंपर, वाइडेस्ट मशीन होगा, क्या बोल रहे थे, ब्रेकिंग ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। ब्रेकिंग डिस्टेंस कहा गया जैसे कि इसे हम 40 किलोमीटर के स्पीड से चला रहे हैं, ठीक है। जैसे कि नहीं, ये सर्कुलर में दिया गया 40 किलोमीटर पर आवर, अपना घर से लेके नहीं आया, ठीक है। तो सर्कुलर में दिया गया है कि 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहा है, ठीक है। और अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहा है तो मान लीजिए सपोज करते हैं कि अगर ये ब्रेक मारता है तो 20 मीटर में रुक जाता है, तो ये इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस होगी। अगर कोई मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चला रहा है, ब्रेक मारा 30 मीटर में जाकर रुक गया, तो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा 30 मीटर में। ब्रेक मारने के बाद जितना देर में रुकता है उसे क्या बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेक मारा और रुका कितना दूर में जाके, उसे बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो सपोज कीजिए 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था, ब्रेक मारा 20 मीटर में जाकर रुक गया, तो 20 मीटर क्या हो गया इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस। सर्कुलर में क्या लिखा हुआ कि ब्रेकिंग डिस्टेंस का 3 गुना मतलब 60 मीटर। 60 मीटर आप यहाँ एज इट इज मान मत लीजिएगा, यहाँ सपोज करके हम बता रहे हैं, ठीक है, सपोज करके बता रहा था ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 60 मीटर अगर मतलब कि अगर उसे कर्व में दिखाई नहीं देता हॉल रोड का कर्व में, तो हम अरेंजमेंट्स करेंगे जो आपको बताएंगे, ठीक है। 2W+5 फिर से बताइए सर। कर्व में जब दिखता नहीं है 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेकिंग डिस्टेंस, तब हम लोग वहाँ डिवाइडर बनाते हैं और 2W+3, 2W+5 नहीं था, 2W+3 था, मैसेज किया था आप 2W+5, ठीक है। तो 2W+3, 2W+3
ठीक है, 2W+3 विड्थ रखते हैं। कर्व के केस में होता है, ठीक है, कर्व के केस में होता है। उस हाई वाल के साइड बर्म होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों होगा बर्म? हाई वाल के साइड क्यों होगा बर्म? ना, हाई वाल के साइड बर्म क्या देंगे? यहाँ हाई वाल खुद ही हाई वाल है, यहाँ बर्म देंगे, क्या मकसद हुआ इसका? बर्म हम किस लिए दे रहे हैं? बेंच के साइड में दे रहे हैं ताकि डंपर हमारा गिर ना जाए। ये सब अब क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन का थ्रू सब क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम देख लेते हैं सब कुछ छूटा तो ऐसा नहीं। ठीक है, स्ट्रिपिंग रेशियो तो पहले ही हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बर्म, ये आपका रैंप है, ठीक है, भी पॉइंट टाइप से बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, रैंप है आपका, एलिवेशन को जोड़ रहा है। नेक्स्ट, ये भी हमने देख लिया, पैरापिट वॉल का कंडीशन, हॉल रॉड देख लिया, बर्म देख लिया, डंपिंग यार्ड का भी बर्म देख लिया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया था हमने सब कुछ ही लेके चला अच्छा तरीके से। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बेंच स्लोप एंगल का क्वेश्चन है, स्ट्रिपिंग रेशियो। अब क्वेश्चन थोड़ा सा हैपाजार्ड मैनर में है, वो आपको धीरे धीरे ठीक से मिल जाएगी, 2-3 दिन में लगेगा उसको पूरा अच्छे तरीके से। देखिए ये अच्छा से बना के भी दिखाएगी आपको, ठीक है, ये 1 वे विदाउट 1 वे करके आपको अच्छा तरीके से दिखाया गया है, टोटल 3W+5 मीटर करके। ये कल ही आपको भेज दी गई थी। क्या मैसेज आ रहा है? हाँ, जो अभी चल रहा है वही यूट्यूब में आएगा। ठीक है, हाइट कुछ होता है क्या पैरापिट वॉल का? बताया गया तो नहीं, बताया गया क्या? डाया ऑफ व्हील से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, डाया ऑफ जो डंपर है हमारी, जो डंपर प्लाइंग है उससे कम नहीं होनी चाहिए। हाइट ऑफ पैरापिट वॉल का जो हाइट है, हाइट ऑफ पैरापिट वॉल, ठीक है, हाइट ऑफ पैरापिट वॉल जो होगी वो कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन, ठीक है। हाइट जो होगा पैरापिट वॉल का, वो जो डंपर जो हमारी प्लाइंग है उससे ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चंस में सारी चीज़ें आ जाएंगी, अभी जस्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। आफ्टर हुज परमिशन, आफ्टर हुज परमिशन कॉमा व्हीकल्स अदर देन HEMM, HEMM का फुल फॉर्म हो गया हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, ठीक है, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, MACHINERY, ठीक है। आफ्टर हुज परमिशन व्हीकल्स अदर देन HEMM कैन बी यूज्ड ऑन हॉल रोड। तो मैनेजर के परमिशन के बिना हम यूज़ नहीं कर पाएंगे कोई भी लाइट व्हीकल्स, जैसे कि लाइट व्हीकल्स कहाँ हम यूज़ हम करते हैं? ओवरमैन हो गया, माइनिंग सरदार हो गया, इन सबको ले जाने के लिए फेस पर, या फिर जब हम ब्लास्टिंग करते हैं तो उस समय भी यूज़ हम लोग करते हैं, कैंपर्स वगैरह को यूज़ करते हैं, ठीक है, पिकअप वैन वगैरह का यूज़ करते हैं वहाँ ले जाने के लिए। बहुत सारे फावड़े वगैरह होते हैं, तो लाइट व्हीकल्स को यूज़ किया जाता है। तो किसके परमिशन से? मैनेजर के परमिशन से लाइट व्हीकल्स को यूज़ किया जाता है हॉल रोड में चलने के लिए, ठीक। ये सब सभी DGMS सर्कुलर है, ठीक है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड विल बी नॉट मोर देन 1/16, सही है। ये तो NCL का क्वेश्चन भी था आपका, रिपीट हो गया लग रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द विड्थ ऑफ वन वे हॉल रोड, ठीक है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ वन वे हॉल रोड, वेयर W इज द विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट मशीन प्लाइंग। चलिए सही है, तो लार्जेस्ट मशीन W, विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द हॉल रोड, ठीक है। तो लार्जेस्ट मशीन आप जितने भी कंसेप्ट घुमा के देख लीजिएगा उसको एक बार, तो लार्जेस्ट मशीन हो जाएगी, ठीक है, प्लाइंग ऑन दी हॉल रोड। तो W+5 ये किसका है? वन वे हॉल रोड का, जिसमें कि डिवाइडर होगी, ठीक है, वन वे का हॉल रोड है जिसमें डिवाइडर होगी। तो W+5 इच साइड में, W+5, ठीक है, W+5 इस साइड में भी और W+5 इस साइड में भी, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली क्लियर होगी, वन वे हॉल रोड, जो कि हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे इसी को, W+5 विथ डिवाइडर, ठीक है, ऑन बोथ दिस साइड W+5 हम फॉलो हम करेंगे। और अगर ये प्रैक्टिकेबल ना हुई तो उस कंडीशन में हम 3W+5 लेके चलते हैं, ठीक है। पैरापिट वॉल, पैरापिट वॉल के बारे में क्या कहा गया है? पैरापिट वॉल के बारे में कहा गया है, या एम्बैंकमेंट किस चीज़ की बनाई जाएगी? देखिए बार बार मैं बोल रहा था ब्रिक वॉल, ये शायद क्वेश्चन भी आई हुई है, ठीक है, पैरापिट वॉल और एम्बैंकमेंट, ये क्वेश्चंस भी आई हुई है। ब्रिक वॉल की बनाई जाएगी। नेक्स्ट थी कर्व, कर्व इन ए हॉल रोड शैल हैव विड्थ नॉट लेस देन,
कर्व इन हॉल रॉड, ठीक है, हॉल रॉड में जो कर्व होगी उसकी विड्थ से कितनी से कम नहीं होगी, तो 2W+3 से कम नहीं होगी ईच साइड में, ठीक है। ये जो कर्व है बीच में क्या होगा, बीच में डिवाइडर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग डिवाइडर हो जाएगा, और दोनों साइड का जो विड्थ होगा वो 2W+3 होगा, 2W+3, ठीक है। विड्थ यहाँ क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट मशीन, ठीक है, विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट मशीन, हॉल रॉड में क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट मशीन, और बेंच में क्या होगा, वाइडेस्ट डंपर, ठीक है, ठीक है। सब कुछ लिख दिया गया, 2W+3 ईच रोड विथ ए स्ट्रॉन्ग डिवाइडर इन बिटवीन, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट जो हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरापेट वॉल इज द फॉलोइंग डायमेंशन, इसके बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है, कि जो टॉप की विड्थ होगी वो 1 मीटर से कम नहीं होगी, बॉटम की विड्थ 2.5 मीटर से कम नहीं होगी, हाइट नॉट लेस देन डायमीटर ऑफ टायर, ठीक है, डायमीटर ऑफ टायर, बर्म क्या था, रेडियस ऑफ टायर, पैरापेट वॉल क्या है, डायमीटर ऑफ टायर, लार्जेस्ट प्लाइंग ऑन दी होल रोड। ठीक है, तो ऑल दी अबव आर करेक्ट, ठीक है। ठीक है, एक नया कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है क्रॉस स्लोप का, ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से कोई भी कंसेप्ट छूटते नहीं है, इसीलिए जितने भी ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस है उसके उसका सेट ही हम लोग तैयार करके इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इसमें, ठीक है। तो क्रॉस स्लोप क्या होता है, ठीक है, क्रॉस स्लोप अच्छा अच्छा चीज़ है, हम समझते हैं इसके बारे में। जैसे कि ये हॉल रोड है, ठीक है, हॉल रोड है, और क्रॉस स्लोप क्या होता है, जब पानी वगैरह आती है इसमें, हॉल रोड में पानी वगैरह गिरता है, बारिश वगैरह हो रही है, तो क्या क्या हम करते हैं कि जो हाई वॉल साइड होती है उस साइड हम टिल्ट कर देते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए हाई वॉल साइड है, ठीक है, ये हाई वॉल साइड है, तो इस साइड हम क्या करते हैं कि रोड को थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, ठीक है, कितना से टिल्ट करते हैं, 1/50, ठीक है, एक 1/50 से टिल्ट कर देते हैं, ताकि क्या हो, जो पानी वगैरह मेरा बह के आए वो इस साइड में आ जाए, ठीक है। और जब उस साइड में जाती है तो क्या करते हैं हम, जब उस साइड में आती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ड्रेन कटिंग कर देते हैं, ठीक है, यहाँ साइड से ड्रेन कटिंग कर देते हैं, तो पानी यहाँ से चली, यहाँ से आती है पानी, इसमें आके और इधर से ढाल हो जाती है, इस साइड से ढाल रहती है 1/50 की, 1/50 का इंक्लाइनेशन होता है, तो इस साइड में है इंक्लाइनेशन, तो पानी इस साइड में आ जाती है, ठीक है, जो पानी होती है हमारी इस साइड में आ जाती है, और बह के ये क्या होती है कि ड्रेन के माध्यम से हम नीचे बॉटम डीप डीप ऑफ द माइन में सम्प में ले जाके पानी को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो पानी इधर उधर जाएगी नहीं तो क्या होगा कि टायर मेरा स्लीपेज ज़्यादा होगा नहीं, तो इसके लिए ड्रेन कटिंग करके हम उस साइड से निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है क्रॉस स्लोप, क्रॉस स्लोप। अब बोला जाता है कि इससे अगर ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा कि लोडेड डंपर को दिक्कत आती है, और इससे अगर ज़्यादा हाँ ज़्यादा रखेंगे तो फिर क्या होगा कि जो डंपर हमारी उठ रही है हॉल रोड में उसे वो लोड लेके उठेगी तो उसे तकलीफ होगी फिर, और इससे कम रखेंगे तो क्या होगा, पानी सही से बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है, तो 1/50 ही बोला जाता है, नॉट लेस देन मोर देन, कोई कंसेप्ट इसके साथ नहीं है, ठीक है। 1/50 अगर हम लेके चलते हैं क्रॉस स्लोप का, तो क्या होता है, वो हमारा अच्छा रहता है और वो अच्छी तरीके से पानी को आउट कर देता है, और डंपर्स भी हमारा आराम से चल पाता है, झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, झुकता नहीं है, क्योंकि लोडेड लोडेड डंपर को परेशानी होगी ज़्यादा अगर टिल्ट करके रखेंगे तो। क्या मैसेज आया था, मैं अच्छा से देख नहीं पाया। ड्रेन मतलब अरे यार, ड्रेन मतलब ऐसा मत करो अब। ड्रेन मतलब नाली बना के रखते हैं, ठीक है, ड्रेन मतलब नाली काट देते हैं इस साइड से, अंडरग्राउंड में भी तो करते हैं, साइड में नहीं करते हैं, सरफेस के वाटर आता है या कहीं से भी पानी आता है, हाँ, ड्रेन मतलब नाली, ठीक, तो साइड से हम काट काट देते हैं और पानी को अलाउ कर देते हैं, इधर से निकल जाएगा, ठीक है, टिल्ट कर दिए इधर से, ठीक है। और क्या है, ये तो हो गया 1/50 से, नॉट मोर देन 1/50, एक 1/50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/50, ठीक है। व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक, स्पॉइल बैंक के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, डिस्कस करते हैं इसके बाद में। अब इसके बाद से लग रहा है टॉपिक खत्म हो गया, अब सारा चीज़ आने लगा स्पॉइल बैंक के बारे में, डंप यार्ड, ठीक है, डंप यार्ड के बारे में समझते हैं। डंप यार्ड का प्रोविजंस के बारे में देखते हैं, डंप यार्ड आज खत्म होगा नहीं, डंप यार्ड में बहुत कुछ बताने को है, ठीक है, बहुत कुछ, ठीक है। डंप यार्ड का थोड़ा सा हम डायमेंशन समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डंप यार्ड के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे, डंप यार्ड के बाद फिर बचेगा क्या, फिर डंप यार्ड के बाद फिर रिक्लेमेशन है, और हाँ एक कंडीशन लेना, फायरी सीम का कंडीशन है, डंपयार्ड को ही स्पॉइल बैंक कहते हैं ना, हाँ, डंपयार्ड को ही स्पॉइल बैंक कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसका हम प्रोविजंस को देखते हैं, प्रोविजंस क्या है इसका, तो डंपयार्ड में तो देखे थे कि बर्म है,
ठीक है, बारम के बारे में सब कुछ समझ लिया। ठीक है, चलिए डंप यार्ड के बारे में क्या था। डंप यार्ड का था कि 30 मीटर से हाइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पॉइल बैंक का क्या है, 30 मीटर से हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या करना होगा, टेलीस्कोपिक नेचर का डंपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, टेलीस्कोपिक नेचर का डंपिंग क्या होता है, ठीक है, टेलीस्कोपिक नेचर का डंपिंग क्या होता है, जैसे ऐसे हुआ, ये मान लिया 30 मीटर हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, फिर ऐसे कर देंगे इसका ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर भी डंपिंग करना है, फिर ऊपर से ऐसे करके ऐसे। ये टोटल ओवरऑल हाइट कितना जाएगा, 90 या 100 मीटर से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, 90 या 100, कोई फिक्स नहीं है, कोई बोलता है 90 मीटर, कोई बोलता है 100 मीटर, कहीं कुछ लिखा हुआ भी नहीं है और कोई फिक्स भी नहीं है। 90 या 100 जो आपको ऑप्शन में आता है उस हिसाब से मारते हैं आप, दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, कोई एक ही आएगा ऑप्शन में, उस हिसाब से आप टैकल कर ले। क्या मैसेज आया, एडमिट करना है, ठीक ठीक चैट में मैसेज दे, डंप यार्ड, ठीक। ठीक है, तो टेलीस्कोपिक डंपिंग समझ में आ गया। टेलीस्कोपिक डंपिंग की हाइट कितनी होगी, 90 मीटर या फिर 100 मीटर, जो ऑप्शन में है मार दीजिएगा। ठीक है, स्पॉइल बैंक का लेकिन फिक्स है कि 30 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 30 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। तो टेलीस्कोपिक डंपिंग समझ गए। ठीक है, स्पॉइल डंप, टेलीस्कोपिक डंप। टेलीस्कोपिक डंप का प्रोविजन कुछ अलग है और स्पॉइल बैंक का प्रोविजन कुछ अलग है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉइल बैंक को देखते हैं कि 30 हाइट 30 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, और जो एंगल रहेगा, जैसे ये एंगल है, ठीक है, ये इसका एंगल है। ठीक है, यही इसका एंगल है ना, ये इसका एंगल हो गया। ये इन एनी केस क्या होगा, 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इन एनी केस। और ऐसे क्या है कि एंगल ऑफ रिपोज ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज जो मटेरियल है डंपिंग यार्ड का, उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन किसी भी केस में 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये जो स्पॉइल बैंक का एंगल है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये इसका एंगल है, थीटा एंगल है इसका। ठीक है, स्पॉइल बैंक का जो एंगल है वो 37.5 डिग्री से ज्यादा किसी भी केस में नहीं होगा। स्पॉइल बैंक के रिगार्डिंग कौन सा रेगुलेशन है, 108। ठीक है, रेगुलेशन 108 अच्छा से पढ़े जाके, समझ में आएगा आज। ठीक है, तो स्पॉइल बैंक के रिगार्डिंग जो हमारा रेगुलेशन में कहता है कि 30 मीटर हाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट नॉट मोर देन 30 मीटर, एंड द स्लो जो इसका एंगल रहेगा, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिपोज पर डिपेंड करती है, प्लस किसी भी केस में 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगी। एंगल ऑफ रिपोज आपको अच्छी तरीके से बताई गई है। ठीक है, अब हम टेलीस्कोपिक के बारे में देखते हैं, टेलीस्कोपिक डंप के बारे में। ठीक है, जो कि अगर 30 मीटर से ज़्यादा अगर हो जाता फिर भी हमें डंपिंग उसके ऊपर करनी है, तो हम टेलीस्कोपिक नेचर का डंप करेंगे। ठीक है, टेलीस्कोपिक नेचर का डंप करेंगे। उसका केस समझिएगा अच्छा तरीके से, उसका केस समझिएगा अच्छा तरीके से। ये हम लिए बेंच बनाए, फिर ऊपर में इसका ऊपर बेंच बनाए। ठीक है, फिर इसका ऊपर में बेंच बना लिया, बेंच। ये हो गई टेलीस्कोपिक नेचर की। इसका हाइट के बारे में जान लिया कि 90 या 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका इंक्लिनेशन का क्या है, ठीक है, इसका इंक्लिनेशन का क्या है, इसका इंक्लिनेशन के बारे में बोलता है 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कितना आएगा, ये आपका लगभग आता है 33.7 डिग्री आता है। आप इसको अगर निकालिएगा टेन इनवर्स करके तो आप निकाल पाएंगे। तो इसका आ जाएगा 33.7 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये साफ साफ क्वेश्चन में आता है 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम सॉल्व करके जब हम देखते हैं, टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा के सॉल्व हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 10 आता है। ठीक है, टेन इनवर्स करके सॉल्व इसे हम करते हैं, कैलकुलेटर से करके देखिएगा, तो 33.7 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 33.7 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो इसका इंक्लिनेशन रहेगा टेलीस्कोपिक डंपिंग का, वो 33.7 डिग्री से ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन ये आपको ऑप्शन में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में क्या आएगा, 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल, हर जगह यही आपको देखने को मिलेगा, 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हमने स्पॉइल बैंक के प्रोविजंस के बारे में समझ लिया। ठीक है, अब हम अनम्यूट करेंगे, डाउट वगैरह कुछ आप पूछिए। और
डंपिंग यार्ड के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे अभी, क्या कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन रखेंगे इसका, हम क्या क्या चीज़ें करेंगे इसका स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी डाउट थोड़ा सा देख लेते हैं। म्यूट करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अनम्यूट हो गए आप लोग। कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ हाँ हाँ, 1 वर्टिकल और 2 1.5 हॉरिजॉन्टल। अरे इसको क्या बताएं, इसमें है कि जैसे 1 वर्टिकल, ठीक है, 1.5 हॉरिजॉन्टल से जो स्लोप बनती है, ये स्लोप से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्लोप अगर आप निकालिएगा, ठीक है, तो 10 करके निकालते हैं हम इसे। ठीक है, 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा इसका। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम करके निकालते हैं तो वो आता है हमारा 33.7। ठीक है, 33.7 डिग्री करके आता है। छोड़िए, 10 इनवर्स समझ में आया नहीं है, ये आप समझ लीजिए कि ये जो होता है 1, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो इससे जो इंक्लिनेशन आएगा, ये जो एंगल फॉर्म होगी यहाँ से, इस एंगल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक खड़ाई, और क्या बोलेंगे हिंदी में इसे हम, 1.5 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो उससे जो एंगल फॉर्म होती है वो 33.7 डिग्री से ज़्यादा नहीं आएगी इसमें, और वही एंगल होगा। तो 33.7 डिग्री आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हर जगह देखने को मिलेगा, हमारे क्वेश्चन में भी है और एनसीएल में भी शायद आया हुआ क्वेश्चन, तो हम आगे 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 उसे लेंगे। हाँ, क्लियर हो गई ये। अरे वो स्पॉइल डंप का है। ठीक है, ये आपका टेलीस्कोपिक डंप का था। हाँ ठीक है, हाँ टेलीस्कोपिक डंप है। ठीक है, जो 33.7 है, ये आपका टेलीस्कोपिक डंप है, टीडी लिख देता हूँ इसे मैं, टेलीस्कोपिक डंप। और 37.5 जो है वो आपका स्लोप, वो आपका है स्पॉइल डंप। ठीक है, एसडी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 33.7 डिग्री आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, ये आपको देखने को नहीं मिलता है, ये मैं निकाल के आपको बता दिया ताकि फील आ जाए। ठीक है, फील आ जाए आपको कि क्या होगा। लेकिन इसको आपको देखने को क्या मिलेगा, 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, रेगुलेशंस में भी आपको देखने को मिलेगा, 108 में जाके देखिएगा, तो यही आपको देखने को मिलेगा, 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। जो एग्जाम में भी आता है वो यही आता है। 33.7 डिग्री आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कहीं आ जाता है देखने तो अच्छी बात है, उस समय आप सही मार दीजिएगा। ठीक, ठीक है, और कुछ। हम्म, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ओवरऑल है। ना ना, ओवरऑल ओवरऑल ओवरऑल, जब टेलीस्कोपिक बोला गया ओवरऑल है। एक ही कहा है आपका स्लोप स्पॉइल डंप का ये।